हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत थर्ड जो हमारी बुक है, उसी का हमारा चैप्टर नंबर थर्ड हम लोग कल प्रारंभ कर चुके हैं। आज उसकी सेकेंड क्लास है हमारी, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो मैंने कल आपको बताया कि जब आपका 1765 में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका मुगल बादशाह के बीच एक समझौता होता है बक्सर के युद्ध के बाद, और रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह के बीच जब समझौता हुआ तो मुगल बादशाह जो है बंगाल और उड़ीसा की जो आपका दीवानी है वो कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को वो ट्रांसफर हो जाती है। उसी के साथ एक नई शासन व्यवस्था भारत में इंट्रोड्यूस होती है जिसको हम पढ़ेंगे, और उन्होंने किस किस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था को चलाया। कंपनी दीवान बन गई। कल आप यहाँ तक पढ़ चुके थे कि दीवान का मतलब क्या था। दीवान का मतलब कोई पुलिस वाला दीवान नहीं, यहाँ राजस्व टैक्स कलेक्शन की बात बेसिकली वो लोग कर रहे थे। क्लियर है? इसी टैक्स कलेक्शन को उन्होंने अच्छे से देखा। अपनी एक एक चीजों को उन्होंने एक आपका सेरेमनी के रूप में सेलिब्रेट किया। क्या वाकई उनके लिए एक यादगार पल था, या इतिहास के कुछ वो नए पन्ने लिखने जा रहे थे? तो इन सब चीजों को हमने देखा कि उन्होंने कैसे राजस्व वसूली जाए, उसके लिए कौन कौन से उन्होंने पैटर्न बनाए ताकि उनको लगातार आपका राजस्व प्राप्त हो सके और वो अपने कार्य को कर सके। 1765 तक का दौर था कि जब अगर अंग्रेजों को कोई व्यापार भारत में करना था तो वो गोल्ड और आपका आपका सिल्वर यानी कि सोना और चांदी में होता था, जिसके लिए उन्हें वहां से लंदन से सोना और चांदी लाकर भारत के बाजार व्यापारी को देनी पड़ती थी। लेकिन 1765 के बाद क्या हुआ? अब इनको राजस्व के रूप में पैसा मिलने लगा। उसी पैसे से ये भारतीय बाजारों के सामान खरीदने लगे, यानी कि अब भारत के पैसे से ही भारत का सामान खरीद रहे थे। क्लियर है? और उनका सोने का व्यापार बंद हो गया। तो आयात जो वो आपका मंगा रहे थे, अब उल्टा वो भारत से सोना कहाँ लेके जाएंगे? इंग्लैंड लेके जाएंगे। तो ये सारी वसूली हुई। कंपनी ने किस प्रकार से आमदनी का आपका जरिया देखा, कैसे वो निर्यात के रूप में उभरी, इन सारी चीजों को हम लोग आपका अपने इन चैप्टरों के माध्यम से गौर करके देख चुके हैं। खेती में कैसे कैसे सुधार किए। सबसे पहले वो आपका स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाए, जिन्होंने आपका जमींदारी व्यवस्था के साथ, जिसको हम सूर्यास्त का सिद्धांत के रूप में भी कहीं कहीं बुकों में चर्चा मिलती है, कि भैया आपको किसी 10-50 गांव का जमींदार बना दिया और आपको टैक्स निश्चित कर दिया और आप कंपनी को जमा करना है। बहुत सारे किसान ऐसे थे जो टैक्स नहीं दे पाए, तो उनकी जमीनें बाप की जब्त कर ली गई। और बहुत सारी जगह जो बाप के जमींदार थे वो समय पर लगान ना चुकाने की वजह से उनके जमींदारी तक चली गई। तो ये बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें हमको इसमें देखने के लिए आपको मिली। ये सब चीजों को हमने देखा एक एक करके। कुछ समस्या हुई, उन समस्याओं में देखा कि स्थायी बंदोबस्त ने क्या समस्या पैदा कर दी। नीलामी के कारण चीजें क्या छिन रही थी, लोगों ने किस तरह से स्थायी बंदोबस्त का विरोध किया, लोगों में परेशानी उठने लगी। उसके बाद एक नई व्यवस्था आपका प्रारंभ की, और नई व्यवस्था 1900 के आपके शुरुआत में हुई। और हम्बोल्ट मैकेंजी नामक एक अधिकारी था, उसने एक व्यवस्था बनाई जिसको हमने कहा महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का मतलब होता है गांव या समूह का इलाका। हर एक गांव में एक व्यक्ति को टैक्स कलेक्शन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल बनाया, जिसको हम चौधरी, मुकद्दम, आपका खूद या प्रधान के नाम से आम रूप में जानते हैं। यूपी का क्षेत्र था बेसिकली इस समय। तो उसने 1822 में मैकेंजी ने यह व्यवस्था बनाई, और उसने कलेक्टर को आदेश दिया कि आप गांव का दौरा कीजिए। गांव के दौरों के साथ आप खेत की पैमाइश कीजिए, फसल का एक उपजाऊ आंकड़ा लगाइए, ताकि पता चले कि आखिर में कितना उत्पादन हो रहा है। उसी के अनुसार हम टैक्स कलेक्शन करेंगे। इसी तरह से ये सारी चीजें हुई। अनुमति ली गई महल यानी कि समूह, गांव के समूह पर टैक्स वसूला जाए। और इन सारी चीजों को रिफॉर्म के साथ, और उसको गांव के मुखिया को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी। इसी व्यवस्था को कहा गया महालवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी, कहीं कहीं महालवाड़ी व्यवस्था भी देखने के लिए मिलती है। और उसके बाद में टॉमस मुनरो एक व्यवस्था लेके आएंगे, उस व्यवस्था को हम देखेंगे। तो पहले यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो जितना हमने पढ़ा है, या आपने घर जाकर रिवीजन किया हो, कोई भी क्वेरी ऐसी बनी हो जो आपको समझ ना आई हो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। चलिए, 1 मिनट है आपके पास, आप जल्दी जल्दी से अपनी क्वेरी को पूछना प्रारंभ
चलिए आगे बढ़े और नई व्यवस्था को पढ़ने का प्रयास करें। मद्रास के गवर्नर हैं टॉमस मुनरो। मद्रास मतलब चेन्नई। देखिए जिस तरीके से इनके पास बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उड़ीसा प्रेसिडेंसी इनके अंदर आ गई, उसी प्रकार मद्रास में ये लोग थे। तो मद्रास के गवर्नर रहे हैं आपका टॉमस मुनरो। ठीक, इन्होंने एक व्यवस्था चल रही, आइए पढ़ते हैं। और इसी व्यवस्था को जाना जाता है इनके नाम से, जिनको हम कहते हैं आपके मुनरो व्यवस्था। क्या कहा गया? मुनरो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी भारतीय इलाकों में, ध्यान दीजिए, जो बेसिकली जो आपकी मुनरो व्यवस्था चलेगी वो कहाँ है? दक्षिण भारत का जो इलाका है उसी में व्यवस्था है, जिसको हमने कहा है स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। कि जो परमानेंट सेटलमेंट था ना जमींदारी व्यवस्था वाला, उसमें कुछ चेंज करेंगे हम साउथ इंडिया में, क्योंकि मद्रास तमिलनाडु का क्षेत्र है और ये चेंज कर रहे हैं। उत्तर भारत में जो आपका यूपी का, जो आपका मध्य प्रांत है, वहां तो कौन सी ला दी? महलवारी व्यवस्था ला दी आपका हमबोल्ट मैकेंजी ने। और अब किसका नंबर है दक्षिण में? क्योंकि मद्रास के गवर्नर है आपका टॉमस मुनरो, वो अपने यहाँ चेंज कर रहे हैं, नई व्यवस्था अपनाई। वह जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, ध्यान दीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान से चल रहे युद्ध के बाद कंपनी द्वारा कब्जाए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को अंजाम देकर दिया। यानी कि मैसूर के शासक थे आपके हैदर अली, और हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के साथ 4 युद्ध होते हैं, आंग्र मैसूर युद्ध। और जब वो हार जाते हैं, मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की, उसके बाद अंग्रेज उसको पूरा शासन कब्जा लेते हैं और उसके कब्जा है क्षेत्र में आपका नया प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि नया क्षेत्र कब्जा है, नई तकनीक लगाएंगे और लोग विरोध भी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया, धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यह व्यवस्था लागू हो गई। क्या थी व्यवस्था? रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदारी नहीं थे, यानी कि वहां कोई आपका ट्रेडिशनल जिस तरह के जमींदार वो आपके वहां नहीं है। इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसान, यानी कि सीधे किसान का मतलब वो क्या है? रैयतों को ही बंदोबस्त करना चाहिए, सीधे किसान बना दो, किसानों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, आप चक्कर ही मत पड़ो किसी का कि कोई आप जमींदार बना रहे हो, इसको सब छोड़ दो बीच का। ठीक, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, यानी कि अब आपने किया, आपके बच्चे कर रहे हैं, राजस्व लगान से अलग उन खेतों को सावधानी पूर्वक अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। आप उनका सर्वेक्षण कराइए। सर्वेक्षण का मतलब होता है नापतोल कराइए, किसके नाम पर जमीन है, कितना बीघा जमीन लॉटमेंट हो रखी है, कौन कौन लोग उसको चला रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं, ये सारी व्यवस्था करनी चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। जिस तरह से एक पिता अपने बच्चों की देखरेख करता है, उस तरह से ही अंग्रेजों को किसानों की देखरेख करनी चाहिए। यानी कि फीलिंग के साथ, लोगों के जुड़ाव के साथ बात कर रहे थे, और उसी लिए वो चाहते थे कि व्यवस्था में कुछ बदलाव हो और किसानों का भी हित हो। कहीं भटकता है, लेकिन ऐसा नहीं झलक रहा है, बाकी आगे पढ़ेंगे तो सब कुछ पता चलेगा। सब कुछ ठीक नहीं था। अब क्या था? नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर समस्या दिखने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ने के चक्कर में राजस्व अधिकारी ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया कि हमको पैसा मिले। इसके चक्कर में क्या कर दिया उन्होंने, जो राजस्व का रेट था वो आपका बढ़ा दिया, और ज्यादा होने की वजह से किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। जो टैक्स आना चाहिए था, उन्हें लगता है कि इस साल अच्छी खासी अनाज हुए, और अगर हम लोग अनाज का और टैक्स लगा देंगे तो हमको और लाभ मिल जाएगा। इस उनके लाभ और लालच ने क्या कर दिया, उनको जो उनकी इनकम थी उसको सकौड़ कर रख दिया, और किसानों का शोषण पर चीजें हो गई, और गांव इस चीज से क्या होगी, समस्या उत्पन्न हो गई। रैयत गांव से भाग रहे थे। रैयत मतलब जमींदार, जो लोग जमीन को चलाते थे, जोतते बोते थे, गांव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए। वीरान का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति एक स्थान से आपका दूसरे स्थान पर मूव कर जाए, वहां ना रहे। वीरान, वीरान का मतलब खाली जगह होता है। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं। संपन्न मतलब पैसे वाला बनाएगी, उद्यमशील मतलब वो कुछ नई चीज आपका विकसित कर लेंगे, और ऐसा वास्तव में नहीं हुआ।
उनकी उम्मीद अलग निकली और व्यवस्था अलग निकली। तो ये व्यवस्था को पढ़िए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्या स्थिति थी और कैसी वो व्यवस्था चला रहे थे। तो टॉमस मुनरो व्यवस्था और महल व्यवस्था में कोई आपका डाउट बनता है, कोई क्वेरी बनती है, एक बार पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब नई उसमें के अंदर ही नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, उस पर फोकस करें। चलिए एक बार देख लें, फिर आगे। चलिए आगे बढ़े। अब नई व्यवस्था क्यों? यूरोप के लिए फसलें, अब वो चाहते थे कि भारत में अच्छी खासी एग्रीकल्चर लैंड है और काफी फर्टाइल है, तो क्यों ना यूरोप के लिए कुछ आपका क्रॉप्स, कुछ फसलें आपके बोई जाए, लगाई जाएं, और यहाँ का उनका उत्पादन करने के बाद, प्रोडक्शन के बाद उनको बाहर भेज दिया जाए। अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों में ना राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसल भी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, टैक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि जो हमें यूरोप के लिए कुछ फसल चाहिए वो भी हम इनके यहाँ से आपका बो सकते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर जोर लगा दिया। इसलिए आप बिहार और यूपी के क्षेत्र में देखिए, ये लोग क्या करेंगे, अफीम लगाएंगे और नील, क्योंकि अफीम का मेडिसिनल यूज है, उससे दवाइयां बनती थी, अचेतक आपकी दवाई बनती थी। अब देखिए, इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहते थे। बंगाल में क्या लगवाई उन्होंने कि बंगाल में लगवाया पटसन, असम में लगवाई चाय, संयुक्त राज्य यानी कि वर्तमान प्रांत में लगवाया गन्ना, यूपी में, पंजाब में लगवाया गेहूं, महाराष्ट्र और गुजरात में लगवाई कपास पंजाब में, और मद्रास में लगवाया चावल। ये कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी जरूरत के हिसाब से फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इस फसल का उत्पादन ऐसे ही एक पत्ती में अच्छी तरह से समझते हैं कि बंगाल में पटसन यानी कि जूट, असम में चाय, दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है उसमें चाय होती है, ठीक, संयुक्त प्रांत यानी कि उस जमाने का यूपी, ठीक, में गन्ना, और पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास लगाएगी। ये जो आपका पंजाब का क्षेत्र है, ये प्राचीन जो पाकिस्तान का पंजाब है उस प्रांत को भी एड ऑन करता है। ठीक है, इन सब चीज में देखकर उन्होंने एक नया पैटर्न शुरू किया। ठीक, अब कह रहे हैं कि क्या रंग का कोई इतिहास है? कह रहे जो आपका कलर है, क्या उसका भी कोई इतिहास होता है? आइए बाद में पढ़ेंगे। चित्र 5 और 6 को सूती कपड़े पर छपे दो तस्वीरों को देखिए। बाईं तरफ तस्वीर भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाई गई है, और जो आपका कमलकारी छपाई दिखाई देती है, कलमकारी की है। दूसरी तरफ ब्रिटेन की प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस के द्वारा बनाए गए फूल वाली छाप है। कैसे है? विलियम के मॉरिस द्वारा बनाई गई छाप है। दोनों में गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। आमतौर पर नील कहाँ कहा जाता है, आप जानते हैं कि किस रंग से पैदा होता है। अब ये इसमें दो इमेज देखिए, दो डिजाइन आपके पास है। ये डिजाइन आंध्र प्रदेश में बना है, और ये जो है इंग्लैंड में बना है, ब्रिटेन में। देखिए, दोनों में अंतर करिए, स्पष्टता दिखाई देगी।
इन छपाई को आप जो नीले रंग से देख रहे हैं वह नील नाम का एक पौधे से निकला है। जो आपका नील देख रहे हैं वो नीले रंग के एक पौधे से निकला है। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी में मॉरिशस में छापे में इस्तेमाल किए गए नील रंग भारत के उभरने वाले नील पौधे से ही तैयार किया होगा। उस समय भारत दुनिया में सबसे बड़ा नील का स्रोत था। कैसा था? भारत नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों हो रही थी? अब क्या कारण था जो भारतीय नील की जो डिमांड थी वो आपका बढ़ रही थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय यानी कि टेम्परेट जो क्षेत्र हैं उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है, जो गर्मी वाले क्षेत्र। 13वीं शताब्दी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़े उत्पादक में कई रंगाई वाले भारतीय नील इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील बहुत थोड़ी सी मात्रा में यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उनकी कीमत बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग के बने होने के कारण बोल्ड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बोल्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मन, इंग्लैंड के कई हिस्सों में यह पौधा उगता रहता था। नीले के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप ने बोल्ड उत्पादकों के लिए अपनी सरकार पर दबाव डाला। वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दी। क्या कर दी उन्होंने? जो नील है उसके नील के रंग पर उन्होंने आपका पाबंदी लगा दी। ठीक, मगर कपड़ों को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमत्कार रंग निकलने लगे। जब बोल्ड से निकलने वाला रंग बेजुबान और फीका होता था, तब 17वीं शताब्दी के आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादक ने नील से आयात पर पाबंदी लगा देने वाली सरकारों को राजी कर लिया। कैरेबियन द्वीप समूह स्थित सेंट ड्यूमस ने फ्रांसीसी, ब्राजील में आपका पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुला में स्पेनिश नील की खेती करने वाले अमेरिका के बहुत सारे भागों में बागान जो है आपका सामने आए। कैसे आए ये बागान आपका सामने? 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था। अब 18वीं शताब्दी में और उसके पास कपास उत्पादन में इजाफा हुआ। इजाफा का मतलब बढ़ने लगा। अब कपड़ों की रंगाई और तेजी से बढ़ने लगी। नील की मांग पैदा हो गई। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में मिलने वाले अनेक पूर्ति बंद हो गई। 1773 और 1789 के बीच दुनिया का नील अपर उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन में रंगरेज नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से कितने स्रोत को आपके तलाशने लग गए। यह नील कहाँ से मिल सकता है और आखिर में जो नील है वो कहाँ से मिलेगा, ये सारी समस्या आकर खड़ी हो गई। तो ब्रिटेन के सामने भी नील अब संकट में है। कैसे करा जाए, कैसे उत्पादन हो, इसको वो देख रहे थे। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, आखिर ऐसा क्या कारण था कि बहुत सारे कॉलोनिज्म थे, लगभग 54-52 के आसपास उनके उपनिवेश थे। ऐसा नहीं केवल उनका जो अकेला कब्जा भारत पे ही था, भारत उनके कब्जे में था, श्रीलंका उनके कब्जे में था और बहुत सारे म्यांमार जैसी छोटी छोटी और
बहुत सारी चीजें, इवन चाइना तक उनके कब्जे में था। तो यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत को नील की खेती को बढ़ावा देने के रास्ते ढूंढने लगी कि कुछ भी हो भाई, अब हमको क्या करना है, भारत में नील की खेती को आपका बढ़ावा देना। तो 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक ही बंगाल में नील की खेती तेजी से होने लगी। अब क्या होने लगी कि बंगाल में आपका तेजी से क्या करने लगे, अब नील की खेती को आपका बढ़ावा मिलने लगा। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया। छाने का मतलब है फेमस होना, प्रसिद्ध हो जाना, ठीक। और फेमस होना 1788 में 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयातित किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। ध्यान दीजिए, इतने में कितना था, 30%। लेकिन 1810 के आते आते आयात का हिस्सा 95% हो चुका था। सोच के देखिए कितने क्वालिटीफुल नील रहा होगा जो पूरे विश्व में छा गया। एक समय था, यहाँ कितना था, 30%, और यहाँ कितना हो गया, 95%। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कितना बड़ा इजाफा किया होगा, कितने सालों में, मात्र 12 और 10 यानी कि लगभग 22 सालों के अंदर। आप सोच के देखिए इन्होंने कितना बड़ा एक चेंज, डिजास्टर चेंज कर दिया। 30% से 95%, 65% की मार्केट को कवर किया 22 ईयर्स में। तो बहुत अच्छा नील रहा होगा, प्रोडक्शन अच्छा था, और शायद जो सारी कैपेबिलिटी, जो सारी चीजें नील को चाहिए, वो सब भारत में ही पैदा होने वाले। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यापारिक नील एजेंट में उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील ने अपने कारोबार को ध्यान देने के लिए नौकरी छोड़ दी। भारी भुगतान की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगाए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्होंने कंपनी के नए नए बैंकों से आपका कर्जा ले लिया। क्या ले लिया, कर्जा उन्होंने ले लिया, ठीक। कि किस तरीके से रहेंगे, बसेंगे, सारे काम करेंगे, उन्होंने कर्जा लेना, ये सारी चीजों को आपका शुरू कर दिया, ठीक। ये था नील का एक दौर जो हम देख रहे थे। एक बार देख लीजिए, किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी बच्चों। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए, घर जाकर गौर करिए। कुछ डाउट रहता तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।